जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले का विरोध करती है, तो उसी परंपरा को निभाते हुए कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी विरोध कर रही है। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है, कांग्रेस ने इस पर अपना विरोध जता दिया। राहुल गांधी अपना असहमति पत्र डिसेंट नोट ले लेकर सोशल मीडिया पर लहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, आधी रात को ले लिया है, ये गलत है, अभी नहीं लेना चाहिए था। ये सब बातें कह कहकर अपना अड़ंगा डाल रहे हैं और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ये दबाव पहले से ही बना रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो होनी ही थी। 17 फरवरी को इसके लिए बैठक होनी थी। इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसमें पीएम मोदी थे और उसमें अमित शाह थे और विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी थे। अब इस मीटिंग से पहले ही कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू किया कि अभी नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई है और ये मीटिंग तभी होनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने और अमित शाह ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इनके टेंट्रम्स है, हर चीज को रोकने का, हर चीज पर सवाल खड़े करने का, उनकी एक भी बात नहीं सुनी और इस मीटिंग को रख दिया गया। अब राहुल गांधी तो सोच रहे थे कि वो मीटिंग से पहले इस पर हंगामा करें तो ये मीटिंग जो है ना हो, लेकिन मीटिंग हो गई और जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्हें आईना दिखा दिया गया, उनके डिसेंट नोट को आईना दिखा दिया गया कि किस तरह से उनकी असहमति ही गलत है। उनके असहमति पत्र को फैसले में शामिल किया गया है, लेकिन उस बैठक में उनको ये साफ दिखा दिया गया कि उनका असहमति पत्र क्यों गौर करने लायक नहीं है, क्यों उस पर अमल नहीं किया जा सकता। और ये मीडिया के सामने बोलना, सोशल मीडिया पर बोलना, तो ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। कोई सवाल पूछने की वहां जगह भी नहीं है और कोई हिम्मत भी नहीं करता है कि राहुल गांधी से सवाल पूछ लो तो अगले दिन कांग्रेस उस पत्रकार को बॉयकॉट कर देगी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएगी नहीं, तो वहां तो चाटुकारिता चल रही है। लेकिन अब प्रेस को जब मीटिंग होती है तो उसमें बात तो आमने सामने की होती है। राहुल गांधी अगर कोई आपत्ति जताएंगे तो उन्हें जवाब तो मिलेगा और उन्हें वही जवाब मिला जो इस मामले में सही है। उनको बता दिया गया कि तुम्हारी जो आपत्ति है वो कहीं नहीं ठहरती है, उसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस जो इसका आधार दे रही है, जो बार बार कह रही है कि ये फैसला गलत है, अभी जो है नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की अभी नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी, उनका एक ही आधार है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला, इस मामले में सुनवाई होनी है 19 फरवरी को, और उससे पहले इनका कहना था कि अभी आप कमेटी की बैठक मत रखिए, मीटिंग मत रखिए कि नया चुनाव आयुक्त को लेकर आप अभी फैसला मत कीजिए। लेकिन 18 फरवरी को जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या मामला बनेगा, क्या आगे होगा, उस वक्त के लिए तो टाला नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई चुनाव हो रहा होता है। भारत में तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई चुनाव चल रहा होता है, कहीं निकाय चुनाव चल रहे होते हैं, कहीं उपचुनाव चल रहा होता है। अभी देखिए गुजरात में ही चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त तो चाहिए, तो उसको टाला नहीं जा सकता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने आधार सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हैं वो अपने आप में कहीं नहीं ठहरता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इस मामले में फैसला दिया था, उसी फैसले के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कानून बनाया गया और उसी के आधार पर अभी जो है कमेटी ने एक चुनाव आयुक्त को चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल चैलेंज किया गया था। यही लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट गए थे, इनको कांग्रेस के समय पर तो याद नहीं आया, आजादी के बाद से अभी तक, कि इसमें हमें इसको चैलेंज करना चाहिए कि इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है चुने जाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मामला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अभी तक, यानी आजादी से लेकर अभी तक आपने कोई कानून ही नहीं बनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, उनका कार्यकाल क्या होगा, क्या तरीका होना चाहिए, कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी नाक घुसा दी और एक पैनल बना दिया कि एक पैनल होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री हो, सीजेआई हो यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो और एक विपक्ष के नेता हो। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इसमें सीजेआई क्यों होना चाहिए, जो कांग्रेस एक आधार ये भी दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सीजेआई भी उसमें डाले थे या उनके प्रतिनिधि डाले थे, तो इसमें इस पैनल में क्यों नहीं है जो कि सरकार ने कानून बनाया। लेकिन न्यायपालिका को क्यों होना चाहिए, ये कार्यपालिका की नियुक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त और होते हैं, उनकी नियुक्ति का मामला है, ये कार्यपालिका का हिस्सा है।
दूसरी बात, जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिसके अपने अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह पूरी तरह स्वायत्त है। तो उसमें अगर कोई नियुक्ति होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों चुनने चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज का उसमें दखल होना चाहिए? अब अगर कार्यपालिका में आप दखल दोगे तो फिर न्यायपालिका में भी दखल की बात होगी। आपके कोलेजियम की जब बात होती है जिसमें आप हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करते हैं, उसमें अगर सवाल उठता है कि उसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई सरकार की तरफ से होना चाहिए कोलेजियम में, जिसमें नियुक्ति में जो है ये सिर्फ कोर्ट की नियुक्ति ना बनकर रह जाए, इसमें दूसरों का भी पक्ष इसमें होना चाहिए। इसमें तो आपको आपत्ति होती है कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के लोग ही सब जगह नियुक्तियां करें, उसमें कार्यपालिका का, विधायिका का यानी कि सांसदों विधायकों को किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, क्योंकि वो सब तो भ्रष्ट है। एक न्यायपालिका ही है, एक जज ही है, वही जो है भारत में ईमानदार बच्चे हैं, वो खुद को जो है ईमानदारी का ठप्पा देते चलते रहते हैं। तो उनकी ये आपत्ति रहती है अपने लिए कि हमारी नियुक्तियां हम करेंगे और दूसरों की नियुक्तियां भी हम ही करेंगे। अब ये बात अगर रहेगी तो फिर आपका वर्चस्व हर जगह होगा। ये तो अराजकता की बात हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज में नाक घुसाए हुए है कि आपको कार्यपालिका की भी नियुक्ति करनी है तो अब सुप्रीम कोर्ट ही अगर तय करेगा कि किस IAS अधिकारी का ट्रांसफर कहाँ हो, किस कैडर में हो, किसे क्या दिया जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ही क्या तय करेगा कि चुनाव किस तरह से होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये साफ कहा था अपना फैसला देते हुए कि ये पैनल है और ये पैनल तब तक है जब तक सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बना देती। जब कानून बन जाएगा तो ये जो पैनल बनाया गया है जिसमें CJI और उनके प्रतिनिधि भी होंगे, वो अपने आप जो है डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यही हुआ, दिसंबर में सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया और उस कानून के तहत पूरा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बना है। और उस कानून के तहत जो पैनल बना है उसमें यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक और मंत्री होंगे और इसके अलावा विपक्ष के नेता होंगे। अब प्रधानमंत्री PM मोदी थे, उन्होंने नामित किया गृह मंत्री अमित शाह को, और इसके अलावा राहुल गांधी वहां गए थे। अब राहुल गांधी तो अपना ही, उनको तो लगता है कि मैं जहां जाऊं मैं ही चमकना चाहिए या फिर मेरे ऊपर कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन अब मीटिंग में जाकर कहाँ उनकी चलने वाली थी। मीटिंग में पहली बार उनका आमना सामना था PM मोदी से सीधे सीधे। अब वहां अपना डिसेंट नोट तो दिया लेकिन उसका उन्हें जवाब भी मिल गया, तो अब खिसियाते हुए बाहर आए और यहाँ सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन इनके इस हंगामे का कोई भी मजबूत आधार बनता ही नहीं है। और राहुल गांधी इस बीच ये भी भूल गए हैं कि उनके अपने पिताजी ने, उनकी दादी ने, उनके परनाना ने, उन्होंने क्या किया। ये बात वो या तो जानते नहीं है या जानकर भी बेशर्म बन रहे हैं, क्योंकि ये जो नियुक्ति का तरीका है ये कोई आज नहीं बना है, ये तो तब से चला आ रहा है जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। और तब कितनी धांधलियां हुई हैं, तब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस तरह हुआ करती थी, मनमोहन सिंह के जमाने में किस तरह हुआ करती थी। राहुल गांधी को तब याद नहीं आया कि तब CJI को हम उसमें डालना चाहिए था। तब आप ये बताओ कि मेरे पिताजी ने भी गलत किया, मेरी दादी ने भी गलत किया, मनमोहन सिंह ने भी गलत किया, राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए, क्योंकि तब नियुक्ति किस तरह होती थी आप ये देखिए। नियुक्ति होती थी तब प्रधानमंत्री की सलाह पर, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो प्रधानमंत्री होंगे वो एक नाम को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रपति जो है उस पर मोहर लगाएंगे। यही सिर्फ एक नियुक्ति का तरीका था पिछले साल तक। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार ने इसे लेकर कानून बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी। और इससे भी पहले राजीव गांधी की सरकार में मुख्य चुनाव आयुक्त को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 और चुनाव आयुक्त लगा दिए थे। मामला 1988 का है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनका झगड़ा हो गया था जो उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त थे RVS पेरी शास्त्री से। और RVS पेरी शास्त्री का कहना था कि राजीव गांधी चाहते हैं कि चुनाव उनके मुताबिक हो, जो चुनाव का पूरा शेड्यूल हो वो सरकार यानी कि कांग्रेस बनाकर दे और चुनाव आयुक्त जो है वो इसकी घोषणा कर दे। और उस वक्त एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि 3 हुआ करते थे जैसे कि अब है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन उस वक्त एक ही हुआ करते थे। और वो राजीव गांधी से इस बात को लेकर नाराज थे कि आप इस तरह से रूल नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते हैं, जो चुनाव होंगे वो उन्हीं के हिसाब से होंगे जैसा कि चुनाव आयोग को लगेगा, ठीक है। और मामला जो है हरियाणा को लेकर था, तब वहां पर धांधलियों की बात आई थी।
फरीदाबाद का भी चुनाव था, तो कांग्रेस चाहती थी, राजीव गांधी चाहते थे कि पूरा चुनाव फिर से हो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि सिर्फ जिन जगहों पर धांधलियों की बात आई है सिर्फ वहीं पर बाईपोल होना चाहिए, और उसमें कांग्रेस को जीत नहीं मिली। वो सिर्फ वहीं बाईपोल हुए और कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा कई जगह। तो आरवीएस पेरी शास्त्री से नाराज होकर राजीव गांधी ने एक नया तरीका खोजा, उन्होंने एक नया पैंतरा चला, और उन्होंने क्या किया कि अब वो आरवीएस पेरी शास्त्री को तो हटा नहीं सकते थे, क्योंकि अगले ही साल 1989 में चुनाव होने थे, आम चुनाव होने थे उस वक्त। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत जो है राष्ट्रपति के जरिए उन्होंने एक ऑर्डर पास कराया और 2 और चुनाव आयुक्तों का उसमें प्रावधान कर दिया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 और चुनाव आयुक्त होंगे और बहुमत से फैसला होगा। अब इसमें क्या किया कि 2 मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका भी रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री करेंगे, और जब वो उनके ही पक्ष के लोग होंगे और जब फैसला होगा तो वही फैसला होगा जो कि प्रधानमंत्री चाहेंगे, क्योंकि दो चुनाव आयुक्त, क्योंकि बहुमत से फैसला होना है तो 2 चुनाव आयुक्त अगर एक तरफ फैसला देते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरी तरफ, तो फैसला वही माना जाएगा जो बहुमत का होगा। इसलिए इन्होंने 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिए कि हम चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सके। लेकिन उसके बाद फिर आगे के सालों में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई और इसके बाद वीपी सिंह आए। उन्होंने देखा कि ये 2 चुनाव आयुक्त तो अपने फायदे के लिए नियुक्त किए गए हैं, इनका प्रावधान ही अपने लिए किया गया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उन्होंने खत्म कर दिया और फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही रखा जो कि चुनाव आयोग को देखेंगे। अब कुछ समय तक ये चला, उसके बाद चंद्रशेखर आए, फिर आए नरसिम्हा राव, अब वो कांग्रेस के। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से जो है 3 का प्रावधान कर दिया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, और तब से वही परंपरा चली आ रही है, वही तरीका चला आ रहा है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 चुनाव आयुक्त होंगे और बहुमत के आधार पर फैसला होगा। अब राहुल गांधी अब अपना इतिहास जान ले, अपने परिवार का, अपनी पार्टी का इतिहास जान ले, तो वो ऐसी उलझुल बातें ना करे कि इसमें सीजेआई क्यों नहीं है, क्यों आपके बाप को, आपके पिता को, आपकी दादी को और आपके पड़नाना को ये याद नहीं आया कि सीजेआई को होना चाहिए। कि मनमोहन सिंह के समय में तो आप भी थे, साल 2004 से आप है राजनीति में, तब आपने सुझाव क्यों नहीं दिया, तब आप मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लेकर गए? आप ही की सरकार थी, आपको तो कहना था मनमोहन सिंह को, वो तो कर देते, आप तो अध्यादेश भी फाड़ लेते हैं। लेकिन अपनी सरकार में तो मजा आ रहा था कि हम जिसे चाहेंगे उसे ही हम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे। और देखिए प्रक्रिया क्या होती थी कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के, वो उनका एक पूल बनाया जाता था, 17-18 आईएएस अधिकारी चुने जाते थे। फिर ये देखा जाता था कि उसमें जो है किनका कार्यकाल ज्यादा है, कौन इस कार्यकाल को लंबे समय तक निभा सकता है, क्या एक्सपीरियंस है। फिर प्रधानमंत्री के पास 5-6 नाम भेजे जाते थे, प्रधानमंत्री को जो पसंद होता था वो नाम आगे बढ़ा दिया जाता था। कोई भी स्पष्ट पारदर्शी तरीका था ही नहीं, जो पसंद है उन्हें बना दिया। लेकिन अब क्या तरीका है देखिए, अब एक सर्च टीम होती है, वो सर्च टीम करीब 5 नामों को फाइनल करती है, और उसमें जो सबसे ऊपर नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है, वो जो कि चुनाव आयुक्त, बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं और सबसे वरिष्ठ हैं, तो उनकी ज्यादा संभावना होती है। अमूमन उन्हीं को ही आगे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, और इसी परंपरा का पालन जो है पीएम मोदी ने, अमित शाह ने किया। क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त थे। तो ज्ञानेश कुमार क्योंकि वरिष्ठ थे, उनका नाम भी इस पैनल में था, 5 के पैनल में, तो उनको ही आगे बढ़ाकर मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया गया। अब राहुल गांधी को इसमें भी समस्या है, ऐसा तो नहीं है पीएम मोदी और अमित शाह ने कोई बाहर से कोई अधिकारी को ले आए। अब आप राजीव कुमार पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त थे, तो आपने कभी उन पर तो सवाल खड़े किए नहीं, यानी कि आपको ज्ञानेश कुमार से तो समस्या है नहीं। हालांकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, सीईसी बन गए हैं, तो राहुल गांधी उन पर भी सवाल खड़ा करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है विरोध करना। तो कांग्रेस जब भी बीजेपी पर सवाल उठाती है तो फिर उसके पुराने काले चिट्ठे खुल जाते हैं। अब इन्हें सारी चीजें याद आ रही हैं कि सब में बिल्कुल सीजेआई को हम घुसा दें। और सीजेआई को घुसाना क्यों चाहते, क्यों ये न्यायपालिका को घुसाना चाहते हैं, इसका जवाब तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से मिलता है। उन्होंने हाल में 2 समारोह का हिस्सा लिया और उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। न्यायपालिका एक तरह का हथियार बन गई है कि आप सरकार के कामकाज को बाधा पहुंचाने के लिए आप तुरंत न्यायपालिका में चले जाते हैं और वहां से ऑर्डर पास करा लेते हैं, स्टे लगा लेते हैं, और ऐसे तत्वों की सुनी भी जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि इसके खिलाफ कोई फैसला दे, क्योंकि जैसे ही अगर आप इसके खिलाफ फैसला देते हो तो फिर आपका पिछला फैसला गलत हो जाता है, तो आप उसके विरोध में फैसला दे रहे हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई तो स्वीकार कर ली, लेकिन
जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। इसलिए इसके भी ऑर्डर लेके गए थे। प्रशांत भूषण जो सबसे ज्यादा एंटी इंडिया हैं, सर नक्सलाइट और कम्युनिस्ट समर्थक हैं, वो जो है दौड़े दौड़े गए थे और बोलने गए थे कि नहीं 17 से पहले सुनवाई कर लीजिए, कुछ ऐसा बयान ताकि आ जाए, कुछ ऐसा फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मना कर दिया और 19 की तारीख दी। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव ऐसा नहीं है कि जो देश में किसी चुनाव को प्रभावित करेगा, यानी कि चुनावी मुद्दा बनेगा, इस आधार पर लोग वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए विरोध करते हैं, इसीलिए अपनी पुरानी गलतियां सब छुपाते हैं ताकि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर सके। ईवीएम का गाना गाते हैं। अब कहेंगे जी मुख्य चुनाव आयुक्त ही गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, तो यह सरकार लोगों का जो है वो चुनाव से भरोसा उठ जाए, लोगों को लगे कि नहीं भाई अब तो गड़बड़ी हो रही है, चुनाव में वोट डालने से फायदा ही नहीं है, अराजकता का माहौल बन जाए, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाए, जो सरकार चुनी गई है उसको लोग मानने से मना कर दे और भारत की हालत कैसी हो जाए। फिर अंत में जब कुछ तरीका नहीं बचता तो लोग हिंसा करते हैं। तो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी हालत हो, कि लोग जो है वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में, संसद में, राष्ट्रपति भवन में घुस जाएं और वहां पर जो है तोड़फोड़ मचा दे, श्रीलंका जैसे हाल हो। और लोगों को इनकी ये चालाकी समझनी चाहिए कि क्यों इन्हें हर बात पर आपत्ति है। कोई बात पर सहमति भी हो सकती है, क्या हर फैसला गलत होता है, क्या हर बात गलत होती है, या फिर इन्होंने सिर्फ विरोध की राजनीति अपना रखी है कि देश में से विरोध करना है, देश में अराजकता फैलानी है। लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।